पक्का? ठीक है, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ, शायद वो नहीं ही आता है। जरूर नहीं है मास्टर हमेशा सही हो। हाँ, न्यूक्लियर सिंगुलर, न्यूक्लियाई होता है मल्टीपल। न्यूक्लियर, अच्छा न्यूक्लियस, ये प्लूरल है सिंगुलर है? सिंगुलर है। प्लूरल क्या होता है इसका? न्यूक्लियॉन्स। शाबाश। क्या होता है प्लूरल? न्यूक्लियाई। ठीक है ना? अब समझ में नहीं आया? बहुवचन, बहुवचन। समझ गया ना मैं क्या बोल रहा था? ये एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या होता है ये पूछ रहा था, ठीक? न्यू न्यूक्लियर बहुवचन। तू मत ही समझ, ज्यादा सही था। नहीं, मेरे हाथों से कुट के जाएगा किस दिन। ठीक है। कल कहाँ तक हो गया था? अच्छा, वो टेबल बनवा दी चार्ज वार्ज की, है ना? करेक्शन कर लिया था ना उसमें? ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम का रिप्रेजेंट हम जब करते हैं तो उस एटम का एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं एटम को, नीचे लिखते हैं जेड और ऊपर लिखते हैं ए। बहुत जगह तो मैं लिखा मिल जाएगा एक्स, नीचे जेड और इधर की साइड ए। ठीक है ना? एक्स जो होता है वो क्या होता है? एटम का नाम या फिर एटम का प्रतीक। ठीक है ना? कितने तक याद है? हाँ, पीरियोडिक टेबल कहाँ तक याद है? 40 तक तो मुझे याद है, अब कहाँ तक याद है? 20 तक शायद। 40 तक? गुड, हाँ। मैं बोल दूं मुझे 50 तक याद है तो? 30 तक? अच्छा, 10वां कौन सा है? चल तो उंगलियों पे गिन ले, गिन ले, अभी दिखाते हैं तो 10वां भी याद नहीं है तुझे। केमिस्ट्री भी साफ है। अच्छा, बना दो, तुम पूरा देते हो ना? पीरियोडिक टेबल कंप्लीट बना देते हो ना? हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, वो सब वगैरह। अच्छा, कम से कम एटलीस्ट 30 तक तो याद रखो। एटलीस्ट मिनिमम 30 तक तो याद होने ही चाहिए। फिजिक्स में भी नेसेसरी है। ठीक है ना? ठीक है। तो कल पहली चीज ये है कि 30 तक केमिस्ट्री वाले पूछे ना पूछे, मैं पूछूंगा। 30 तक सारे एलिमेंट्स के कंप्लीट नेम विद कोड। कोड क्या बोलते हैं उसको? अरे आवर्त सारणी क्या बोलते हैं सिंगल डिजिट को? हाँ हाँ, सॉरी, सिंबल। सारे सिंबल्स का कंप्लीट नेम याद होना चाहिए, ठीक है ना? जैसे पोटेशियम को के क्यों बोलते हैं, एक्चुअल नाम क्या है इसका? क्या? कैल्शियम। पोटेशियम को एक्चुअल नाम क्या है, के से क्यों लिखते हैं? पोटेशियम तो पी होता है, हाइड्रोजन एच होता है, हाइड्रोजन का एच लेते हैं, तो पोटेशियम का पी क्यों नहीं लिया, के क्यों लिया? हम्म। तो पीएच ले लो। ऐसे तो हाइड्रोजन हीलियम में भी कंफ्यूजन होता कि एच एच ले, कैसे लें, हीलियम का एच ही क्यों लिया फिर? हाइड्रोजन का एच बाई ले लेते। नहीं, अगर हाइड्रोजन और हीलियम दो भी तो लगातार आ रहे हैं तो ये तो कंसेप्ट फेल है कि पीपी नाम से दो अगर लगातार आ गए। ऐसे एच एच नाम से आ गए शुरू में दो लगातार, पर इसका एच और इसका एच ही ले लिया। भाई पोटेशियम का पीओ ले लेते, फॉस्फोरस का पीओपी ले लेते। क्यों नहीं किया पर ऐसा? सोडियम को एसओडीआई मतलब कि लेते हैं एन ए। क्यों लेते हैं एन ए? लैटिन नेम है इसका नेट्रियम, सोडियम का। और लैटिन नेम से आवर्त सारणी बनाई गई है। ठीक है ना? तो ये कंफ्यूजन चेंज कर लो। अच्छा, फॉस्फोरस पहले जाता है ना, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पी से? गलत। लैटिन नेम से वर्ड यूज किया गया है। जैसे सोडियम का है नेट्रियम, तो उसका ले लिया एन ए। सारे नेट्रिन लैटिन के सब फर्स्ट वर्ड लिए गए हैं। ठीक है ना? ध्यान रखना इस चीज को, लिए फर्स्ट वर्ड ही गए हैं पर वो लैटिन के। तो अपने पास ये है सिंबल, एटम का क्या सिंबल होगा? उसके बाद जेड जो होता है अपने पास, व्हाट इज जेड? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। व्हाट इज ए? ए क्या है? एटॉमिक
एटॉमिक एक बार इनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रिक्टली क्या पूछ लो ये साफ एटॉमिक मास, ठीक है ना। जेड रिप्रेजेंट करता है अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, किसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। क्लियरली याद होना चाहिए जेड जो होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, 100% श्योर, ठीक है ना। बहुत जगह लिखा मिल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जबकि वो गलत है बहुत सारी बुक्स में। क्यों लिख देते हैं वो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में सेम होते हैं, यस और नो। लेकिन अगर हमने उसको एनर्जी दी और 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया तो उनका कंसेप्ट फेल हो गया, नहीं हुआ। चलो यहां तक तुम बात करते हैं व्हाट इज हाइड्रोजन, अच्छा हीलियम का लेते हैं 2He4, यही होता है, यस और नो। 2He, अच्छा He इसको हटाओ, अगर हम लिख दिया He प्लस, तो क्या इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है प्रोटॉन से, यस और नो। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, यस और नो। तो He प्लस लिखते ही क्या चेंज हो गया सिस्टम पूरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहे जेड के, नहीं रहे। तो जेड हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। याद रखना कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। और चूंकि हम प्रोटॉन को निकाल नहीं सकते, किसी भी एटम में से हम प्रोटॉन को निकाल सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जाके हम प्रोटॉन निकाल के ला सकते हैं, पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए जेड जो है कभी चेंज नहीं होता, किसी भी एटम के लिए जेड चेंज होता हुआ देखा है कि हीलियम के लिए 2 था 3 हो गया, कभी देखा है। एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 एकदम लिखा हुआ है, तो कभी उसको चेंज होते देखा है कि हीलियम 2 पे था, हीलियम 3 पे लिख सकते हैं हम, हीलियम को 4 पे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। हीलियम 2 पे है तो 2 पे ही रहेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे उसमें से, उसके कुछ भी कर देंगे, उसकी भसड़ मचा देंगे कुछ भी, पर उसका एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। तो इसलिए हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड के बराबर होते हैं, क्योंकि हम इनको कभी भी निकाल नहीं सकते। तो जेड अपने पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया। व्हाट इज ए, व्हाट इज ए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, यस और नो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अंदर कोई मतलब नहीं है अपने को, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ऑर्बिटल्स में रहते हैं, उनको ऑर्बिटल्स में ही रहने दो। इलेक्ट्रॉन का अपने अंदर, इलेक्ट्रॉन का आता है कॉन्फ़िगरेशन से, इलेक्ट्रॉन का जब भी रिलेशन मिलेगा तो मैं कॉन्फ़िगरेशन से मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा व्हाट इज ए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, गलत। जब ये मास है तो नंबर कैसे हो सकता है, आज तक सबने यही पढ़ा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सब यही पढ़ रहे हैं। एक चीज कभी सोचिए कि जब ए जो है एटॉमिक मास है, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कैसे हो सकता है, हम्म। पढ़ के तुम्हारी गलती नहीं है, मैक्सिमम टीचर्स ने भी पढ़ाया है, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जबकि यहां हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर था तो टोटल नंबर हमने काउंट कर दिया, लेकिन ये तो अपने पास क्या है, नाम के पीछे हम एटॉमिक मास लिख रहे हैं, तो इसको नंबर से डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। ए होता है मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एएमयू, इन एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। और चूंकि अपने पास मास ऑफ न्यूक्लियंस एटॉमिक मास 1 एएमयू लेते हैं, कितना लेते हैं, 1 एएमयू। तो 1 एएमयू लेने के बाद अपन जैसे सपोज करो अपने पास 30 है, ये एटॉमिक मास कितना है, 30 एएमयू है, 30 एएमयू। और एक न्यूक्लियन का मास फिक्स है, कितना होता है, 1 एएमयू, कितना होता है, 1 एएमयू। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं। क्योंकि मैंने कल एक चीज लिखाई थी कि मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। इसका होता है 1.6726 कुछ, इसका होता है 1.6546 कुछ, ऐसा है, लगभग लगभग इक्वल है। और 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1 एएमयू के बराबर होता है।
यस और नो? तो अगर यहां से हम बात करें कि मास ऑफ न्यूक्लियंस इन एएमयू, अब इसका एटॉमिक मास अपने को दे दिया 30, सपोज करो 30 एएमयू, और एक न्यूक्लियन का मास, न्यूक्लियंस मतलब कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम न्यूक्लियंस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियंस। जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम न्यूक्लियंस। न्यूक्लियस के अंदर कौन पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो सारे के सारे न्यूक्लियस से बाहर हैं, तो न्यूक्लियंस बोलते हैं हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को। ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, एक न्यूक्लियन का मास होता है 1 एएमयू, एक न्यूक्लियन का मास 1 एएमयू, तो 30 न्यूक्लियंस का मास 30 एएमयू। यस और नो? तो अगर एटॉमिक मास 30 एएमयू तो इसका मतलब क्या है? उसमें 30 न्यूक्लियंस है। क्या है? 30 न्यूक्लियंस है। होता है ए मास ही है। क्या होता है? मास ही होता है। एक्चुअल में ए को जब हम लिखते हैं ना, आज के बाद ध्यान रखना, ए जो होता है अपने पास, इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की स्पेलिंग गलत लिख दी, न्यूट्रिशंस कर दिया, न्यूट्रॉन्स इनटू 1 एएमयू। इससे ये डिफाइन होगा क्या है? ये मास है। अगर हमने मल्टीप्लाई में 1 एएमयू लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये मास हो गया। क्या हो गया? मास हो गया। क्या वैल्यू में फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। वैल्यू में कोई फर्क पड़ा? भाई नंबर ऑफ न्यूक्लियंस की जो वैल्यू 30 थी उसको 1 से मल्टीप्लाई करने पे 30 ही रही है, पर उसकी यूनिट चेंज हो गई। क्या हो गई है? एएमयू, जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं ये एटॉमिक मास बन गया है। क्या बन गया है? एटॉमिक मास बन गया है। वो एटॉमिक नंबर तक ही रह जाता, न्यूक्लियर नंबर तक ही रह जाता, लेकिन हमने इसको लिखा क्या है? ए को पहले ही एटॉमिक मास, तो इसको एटॉमिक मास बनाने के लिए हमने 1 एएमयू से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये खासकर विशेष बात याद रहेगी। यस और नो? ठीक है, याद रखोगे? हाँ, देखो मैं केमिस्ट्री भी जोरदार पढ़ाता हूँ ना। हाँ, लगता है ऐसा? मुझे ये पता है सबसे बेकार लगता है थर्मो वाला चैप्टर। टेम्परेचर वेम्परेचर बहुत गंदा लगता है। क्या यार, कोई बॉडी कांटेक्ट में ला दी इधर से उधर, टेम्परेचर वेरिएशन आता है, ये आता वो भी है, मुझे बता रहा हूँ, पढ़ाना बहुत गंदा लगता है, और ये भी बहुत गंदे लगते हैं। अल्फा बीटा डीके सबसे बेस्ट पार्ट लगता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये बढ़िया चैप्टर्स है सारे, है ना? 11th में जाएं तो एनएलएम आरबीटी वगैरह, ये बढ़िया चैप्टर्स है सारे। उधर गए, थर्मोडायनेमिक्स आता है पूरा, तुमसे पूछना ही क्या है, पूरी फिजिक्स आती है ना? ठीक है, तो अपने पास हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बन एएमयू। अगर यहां से हम बात करें अपने पास कि z जो है, z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है। यस और नो? अपने को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो कैसे निकाल लोगे? z माइनस ए कर दें? यस और नो? z क्या था अपने पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यस और नो? z था अपने पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अपने को निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए प्रोटॉन को हटा देते हैं इसमें से। भाई इस पूरे नंबर में से अगर अपन प्रोटॉन को उड़ा देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बचेंगे नहीं बचेंगे? यस और नो? यस और नो? उल्टा लिख दिया क्या इसको? ए माइनस जेड। हाँ, ए माइनस जेड है, जेड माइनस ए क्या है? एटॉमिक मास, जो कंबाइंड है, कंप्लीट है। ठीक है ना? और जेड क्या है अपने पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अपने को निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो निकलेगा ए माइनस जेड। ठीक है ना? नोट डाउन कर लो इसको फटाफट।
लिख लिया क्या? स्टार लगाओ, नोट लगाओ। अच्छा, और भी है क्या इसमें? ये पेज नहीं है, स्लाइड है। ठीक है, तुम्हारे लिए होने से क्या काम चलता है? पढ़ा मैं रहा हूँ या तुम पढ़ा रहे हो? ये पेज नहीं है, स्लाइड है। माइंड इट। अपने आप को इम्प्रूव कर लो थोड़ा सा। अच्छा, टीचर्स डे है ना, 5 सितंबर। अरे आई एम नॉट ए टीचर। मुझे मत भाई, वापस वाई आ जाऊंगा उस बात पे कि टीचर्स होते हैं वो। कौन? चिंग्स वोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं वो, काहे के टीचर? अच्छा ठीक है, टीचर्स हैं, कोई अपने दिल पे बात मत ले जाए। पर दे आर मेंटर्स। टीचर सच में वही होते हैं, है ना? टीचर्स का एक पता है, मान मर्यादा होनी चाहिए। हमारे अंदर कहाँ है वो? हाँ, हकीकत बात है, टीचर्स के अंदर बहुत मान मर्यादा, गुरुजी टाइप जो होते हैं। देखो कभी वो बाजार में भी मिल जाए तो उनसे नमस्ते सर नहीं बोला तो अगले दिन क्लास में आके कुट जाओगे। हाँ, लेकिन हम जैसे बाजार में घूम रहे हैं तो हम तो भागो नहीं, हम आगे से बोल रहे हैं और भाई नमस्ते, रिप्लाई अरे जाना है, कहेगा टीचर चल। क्लास के बाहर है। तो ये एक्चुअल में हाँ, थीम है ऐसा। नोट लगाओ। एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इंग्लिश में लिखो सब। एटॉमिक मास इज नॉट ए नंबर। एटॉमिक मास इज, स्टार लगा लेना इस पे। ये स्टार लगाया, पेन की स्याही गिर गई तेरे की। नोट और स्टार भी लगाना है तो नोट स्टार विस्टार सब लगा लो इसमें। एटॉमिक मास इज नॉट ए नंबर, इट इज मास ऑफ, इट इज मास ऑफ, इट इज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ब्रैकेट में लिखो, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स ब्रैकेट में, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स स्पेलिंग दिखाना न्यूक्लियॉन्स की तेरी। तेरे समझ में आना चाहिए, मास ऑफ न्यूक्लियस तो ऐसे इंग्लिश को हिंदी में लिख लिया कर ना, मास ऑफ न्यूक्लियस ऐसे कर लिया करो ना। मास ऑफ न्यूक्लियस ब्रैकेट में लिखो, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन ए एम यू, इन ए एम यू, इन ए एम यू। नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस इन ए एम यू, ए एन एम। क्या लिख रहा है तू यार, ये बता मुझे। मैं बोला हूं इन ए एम यू क्लियरली, इसने लिखा ए एन एम। क्या सोच के लिखा है तूने ए एम यू? ए एम यू वहां से देख के लिख रहा है ना, लाइक लग गई पैर में। एन एम यू ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग। हाँ ठीक, छोड़ छोड़ तू यार, नेक्स्ट हेडिंग डाल। कौन सा घर जाके पढ़ना है तुझे, तो समझ नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस। कितने टाइप के होते हैं? कोई भी बता दे अगर, तो मैं बहुत अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस, और मैं बोलते ही तुम्हारे जुबान पे सबके पा जाएगा। कोई भी अगर तुम में से बताए। हाँ। बहुत प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ मैं सच में बताने के बाद। क्या बात है, एकदम सही बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो यस और नो। अरे गधो, एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालते हैं? न्यूक्लियस में से, इलेक्ट्रॉन उसमें से, एटम में से। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालते हैं? एटम में से। ठीक है ना, चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मन में आया बक दिया। सोचता है बोलने से पहले। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस। मैं एक बोलूंगा तुम तीन बताओगे। आइसोटॉप्स, आ गया याद? लगाओ डार्लिंग, पहले हेडिंग डालो सबसे पहले, आइसोटॉप्स।
समस्थानिक क्या होता है आइसोटॉप्स में? हिंदी में आइसोटॉप ही बोलते, समस्थानिक ही बोलते हैं ना आइसोटॉप को, हिंदी मीडियम वाले। आइसोटॉप को समस्थानिक, देखो एक होता है आइसोटॉप, एक होता है आइसोबार। अच्छा समस्थानिक मतलब जेड समान है, उसको समस्थानिक ही बोलते हैं, ठीक है। मैंने हिंदी में वैसे ऐसा याद कर रखा है जिनका स्थान समान हो, सम स्थानिक, जिनका स्थान समान हो। और स्थान क्या होता है? जेड। स्थान क्या होता है? एटॉमिक नंबर। यस और नो? पीरियोडिक टेबल में व्हाट इज द प्लेस, स्थान क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जिनका सेम है, मतलब जेड जिनका सेम है, वो क्या होते हैं? समस्थानिक। हिंदी में याद करना ज्यादा आसान है वैसे। तो फर्स्ट आइसोटॉप्स क्या? हाँ टोपी डिफ, अच्छा ये लिखा हुआ है टॉप्स लिखा हुआ है ना, तो इनकी टोपी डिफरेंट और इनका जूते सेम, ऐसा क्या है? आइसोटॉप्स क्या कंसेप्ट निकाल के ला रहे हो? मतलब आइसो का मतलब क्या होता है? समान। और आइसोटोप्स मतलब टोपी सेम होनी चाहिए, लेकिन टोपी डिफरेंट है। नहीं बैठ रहा इंग्लिश में तो। ये आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब यू नो सेम, और टोप्स मतलब टोपी मान लेते हैं चलो तुम्हारी। मुझे टोपी पहना रहे हो मतलब जबरदस्ती का। आइसोटॉप्स मतलब टोपी समान डिफरेंट होनी चाहिए, टोपी समान होनी चाहिए थी, फिर तो हम सोचते भी कि आइसोटॉप का मीनिंग बन रहा है कि टोप्स मतलब टोपी, आइसो मतलब समान। ठीक है, तो ये गलत कंफ्यूजन में मत रहो, इसको हिंदी में याद कर लो, ये है समस्थानिक। और समस्थानिक मतलब जिनका स्थान समान हो। तो स्थान क्या होता है? जेड। दैट मीन्स कि जेड जो है वो तो कैसा है? सेम है फॉर सेम एटम्स, ठीक है ना? फॉर सेम एटम बात कर रहे हैं हम हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन ही होंगे तीनों में। एक हाइड्रोजन ले लिए, एक हीलियम ले लिए, वो उनका जेड तो कभी सेम हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? तो सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटॉप में क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताओ तो, विद नेम। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम, ट्राइटेरियम, गुड। 1H1, 1H2 एंड 1H, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम, ठीक है। लिख लो एग्जाम्पल। जेड का मतलब जूते, और जिनके जूते समान है, ये वाला कंसेप्ट बनाओ, ठीक है ना? दैट इज आइसोटॉप्स। इसमें लिखना चाहो तो लिख लो, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। कोई नहीं लिखेगा, लिखो, लिखना पड़ेगा। स्टार लगा लेना, वेल दो एरो लगा के, दैट इज लगा के लिखो, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट whose nuclei have, whose nuclei have same number of, whose nuclei have same number of, हाँ same number of, same number of, सोच लो एक बार, same number of protons, good, whose nuclei have same number of protons but what different number of, different number of neutrons, good, लिखो, but different number of neutrons। कहाँ रह गया तू पीछे? इंग्लिश में लिख यार, लिख, हिंदी में लिख चल। इंग्लिश में समझ में आता है ना तुम्हें इतना तो? तुम डीएमएल टीम जाओ, ये क्लास इंग्लिश मीडियम की बनाते हैं पूरी। लिखो, लिखो, हिंदी में लिखो चलो। क्या लिखा है ये? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एलिमेंट को क्या बोलते हैं? तत्व, हाँ अरे आता था, आता है। समान तत्व के एटम, एटम को क्या बोलते हैं? अणु। हाँ समान परमाणु किसको बोलते हैं?
न्यूक्लियर को, न्यूक्लियर को तो बोलते हैं न्यूक्लियर बम, परमाणु बम। तो मैं गर्म ही रहता हूँ हमेशा। परमाणु को क्या बोलते हैं? एटम को अणु बोलते हैं या परमाणु बोलते हैं? एटम को। और अणु किसको? मॉलिक्यूल को। हाँ लिखे आ जाए, तुम क्या इंग्लिश मीडियम हिंदी में पढ़ोगे। चलो लिख। समान तत्व, बुला दिया, समान तत्व के अणु, नहीं परमाणु, एटम तो परमाणु है ना, समान तत्व के परमाणु। सर इतनी तो हिंदी लिखना आता है, बार बार मत कटवा दिया करो। समान तत्व के परमाणु जिनमें, जिनके, जिनके नाभिक में, जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप्स। नेक्स्ट इज आइसो बार। क्या होता है आइसो बार? आज से बड़ा बड़ा लिखते हैं स्लाइड पे, 15-20 स्लाइड बढ़ देते हैं आज। नेक्स्ट इज आइसो बार्स। क्या होता है? समभारिक। आइसो, ये क्या हुआ? आइसोबार्स, हिंदी में लिख लो समभारिक। समभारिक मतलब समझते हो, जिनका भार समान है। और भार किसका समान है? एटॉमिक मास समान है। भार मतलब कि मास, भार मतलब वेट, वेट मतलब मास। तो जिनका मास समान है मतलब कि एटॉमिक नंबर तो क्या है? सेम है, पर जेड क्या है? डिफरेंट है। जेड क्या है? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। चलो एक ट्विस्ट खेलते हैं, एग्जाम्पल लिखोगे अपने मन से, मैं नोटबुक में आके देखूंगा। एग्जाम्पल, अब बताओ 16 किसका होता है अगले का? लिख तो दो, नहीं 8 है 16। अब लिखो 9 और 16 लिख दो। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है 9 नंबर पे? फ्लोरीन। एफ, तो एफ 9 16 हो सकता है। तो अगला अगला किसका 16 होगा? गुड। नेक्स्ट क्या आता है इसके बाद? एन, ठीक है 7 से है। नाइट्रोजन का भी 12। ऑक्सीजन नहीं लिखना था, ऑक्सीजन पे तो डांट रहा था मैं उसको, गलत सुन लिया तुमने। कार्बन और नाइट्रोजन, बहुत बढ़िया। 2He2, अगला हटाना हाथ। 3Li2। मतलब एक चीज सोचो कि एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक मास से ज्यादा हो गया। एक प्रोटॉन खा गया क्या वो एक्स्ट्रा? एग्जाम्पल लिख लो, 6C12 और 7N12। ठीक है ना? अच्छा एक चीज देखो यहां से, अगर इसमें हम बात करें, सब इधर देखो, इसमें अगर बात करें 6C12, तो 6C12 में क्या सेम है? एटम सेम है। 6C12 में क्या सेम है? एटम से 12 सेम है। 12 क्या है? एटॉमिक मास है। अच्छा व्हाट इज 6? इसमें 6 और इसमें 7। क्या इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है? नहीं है। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि क्या डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगला देखा जाए अगर नेक्स्ट, प्रोटॉन्स।
अगला देखा जाए 12 में से 6 गए तो बचा क्या? 6। 6 क्या बचे? न्यूट्रॉन्स। 6 क्या बचे? न्यूट्रॉन। यहाँ 12 में 7 गए तो 5। क्या इसमें प्रोटॉन भी सेम है? सॉरी, न्यूट्रॉन भी सेम है? नहीं, इसमें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 5 हैं। तो क्या न्यूट्रॉन भी सेम है? हाँ जी, बस बढ़िया, बताइए। हाँ हाँ सर, सर आई एम गेटिंग टू क्लास राइट नाउ। आई विल कॉल यू आफ्टर 11। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने पास इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 6। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 5। यस और नो? तो क्या न्यूट्रॉन सेम है? यस और नो? नहीं है। तो नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो दोनों इसमें डिफरेंट हो गए, नहीं हुए? रियल में नाइट्रोजन 14 होता है, लेकिन अपने को बनाना क्या है? आइसोबार। बनाना क्या है? आइसोबार। आइसोबार के लिए अपने को ए कितना रखना पड़ेगा? कितना रखना पड़ेगा? सेम रखना पड़ेगा। अगर हम इसको 6C14 करें और इसको भी 6C14 करें, तुम्हारे रियल पे बात करते हैं, तो भी क्या सेम हो पा रहा है? अरे 14 में से 6 गए तो 8, 14 में से 7 गए तो 7। क्या न्यूट्रॉन की नंबर सेम आ रहा है? नहीं आ रहा ना। क्या अपने पास 6 है और ये 7 है, क्या प्रोटॉन्स का नंबर सेम आ रहा है? मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझो, नंबर पे मत जाओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोबार में जो होता है अपने पास वो क्या होता है? डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और डिफरेंट नंबर ऑफ, इसमें कोई भी सेम नहीं होता। मैं एक्चुअल में ये कहना चाह रहा हूँ, ये चाहे 6C18 हो जाए, ये 7C18 हो जाए, 7N18 हो जाए, ठीक है ना? यस और नो? लेकिन आइसोबार अगर है तो इन दोनों का एटॉमिक मास तो सेम रहेगा, चाहे वो 12 हो, 14 हो, 18 हो, 20 हो, 25 हो, उसमें मत जाओ, कुछ भी होगा। मुझे नहीं पता, केमिस्ट्री इतनी आती है मुझे। रियल में 14 होता है, 14। अगर ये रियल में 14 होता है, ये भी 14 होना पड़ेगा आइसोबार बनने के लिए, ठीक है ना? तो मैं कह रहा हूँ आइसोबार्स में अपने पास क्या आता है? डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नोट डाउन कर लो। कितने लोगों ने ये कीपैड फोन रखा है जिंदगी में अपनी में? मतलब कोई भी कीपैड फोन रखा है अपने पास में ड्यूरिंग कोचिंग? कोचिंग टाइम पे ना, कोचिंग टाइम पे स्टार्टिंग में, मतलब जब कोटा गए थे यहाँ पे नीट की तरह। अच्छा, घर पे ही फोन रखते थे? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कीपैड फोन रखा, कैसा भी नहीं रखा आज तक? ज़्यादा सही है, ज़िंदगी में जी पा रहे होंगे अच्छे से। स्मार्टफोन है? कब लिया? उससे पहले कोई फ़ोन नहीं था? गुड। कौन सा फ़ोन है? स्मार्टफोन? कब लिया? अच्छा, अभी लेके आया है। अच्छा गुड। कब लिया था तूने फ़ोन? कोरोना में? ठीक है, एकदम ठीक है, ज़्यादा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो कोई नहीं 6 7 क्लास से फ़ोन रख रहा है? हाँ? इसकी प्यार मोहब्बत की कहानी 6वीं 7वीं क्लास में शुरू हो गई? नहीं है ना ऐसा? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं, डिब्बा ही होता है एक्चुअल में। हाँ, ठीक है, फिर सही है। लिख लिया। नेक्स्ट इज आइसोटॉन्स। अगला क्या है अपने पास? आइसोटॉन्स। यही होता है? TONS होता है, TONES नहीं। आइसोटॉन्स। पर स्कूल में बड़े खुश हो जाते थे, किसी लड़की ने पेन मांग लिया, पेंसिल मांग लिया, पूरे दिन नींद नहीं आ रही है। ये होता था लड़कों को, है ना? पूरी रात नींद नहीं आ रही है, भाई सब खुश हो रखे हैं। और कोई लड़की जिसको अपन ऐसे प्यार भरी नजरों से देखते रहते, उसने अगर गलती से शार्पनर पेन पेंसिल मांग लिया, बस आदमी की नींद खराब हो गई, है ना? यहाँ आके हकीकत बदल जाती है कि यहाँ आके ऐसा होता है, किसी ने 100 रुपये मांग लिए कि नहीं देने। हाँ,
भाड़ में जाए मोहब्बत, पैसे नहीं देने। और ये पता है, जब इनिशियल टाइम में हम घर से बाहर आते हैं तब तो अपने पास पैसे होते हैं, घर वाले डालते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जब हो जाए तो घर वाले हिसाब मांगने लग जाते हैं। हिसाब क्या मतलब, पैसे लिमिटेड डालने लग जाते हैं। यस और नो? इनिशियल में जब हम आते हैं हम खुद हिसाब रखते हैं, पर घर वाले कभी हिसाब नहीं मांगते, हम खुद हिसाब रखते हैं। पता है, कभी सिंसियरिटी से आए हो ना, जयपुर में आए फर्स्ट टाइम, कोई जयपुर में आया तो वो खुद हिसाब रखेगा। अच्छा इतने पैसे खर्च हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए। मैं भी रखता था जब इनिशियल में जयपुर आया था। धीरे 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 सब हुआ बंद। और अब ऐसा हो गया, मेरी सैलरी का मुझसे हिसाब मांगते हैं घर वाले कि जा कहाँ रही है इतनी। मैं कमा रहा हूँ, उड़ा रहा हूँ, तुम्हें क्या मतलब है? ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। घर वाले हिसाब मांगते हैं बहुत बार, पिताजी मम्मी तो पिताजी बोलते हैं यार तेरी जा कहाँ रही है इतनी सैलरी यार, तू गधों की तरह भिखारियों की तरह मुझसे मांग लेता है तू, हर महीने 2 महीने। मैं मांगता हूँ, अभी भी मांगता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पिताजी से लेता हूँ पैसे बिल्कुल। मैं महीने में मतलब ऐसे बहुत, ऐसा नहीं है कि लेना कंपलसरी है। 2 महीने 3 महीने बाद में फ़ोन करता हूँ, फिर पिताजी बोलते हैं तू तो बड़ा अंबानी बनता है, तुझे क्या जरूरत पड़ गई। पर ऐसे कभी रोकते नहीं टोकते नहीं, हाँ डाल देते हैं। 2 4 सुना देते हैं। वो इसलिए सुनाते हैं कि अपने पैसों की थोड़ी केयर करें। पर मेरे नए नए कीड़े रहते हैं, मेरे कीड़े ज़्यादा इस चीज़ के रहते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह बहुत शौक है मुझे। जैसे अब ये फ़ोन, पहली बार ये फ़ोन है जो इतना टिक टिक गया मेरे पास, वरना मैं लैपटॉप फ़ोन ये चेंज करता ही रहता हूँ। डीएसएलआर ले लिया, ये ले लिया। डीएसएलआर से मुश्किल से फ़ोटो खींचोगे आज तक मैंने 25 30, और 1.5 2 लाख रुपए बर्बाद करके आ गया था उसमें। तो ये मतलब ऐसे थोड़ा सा, तो पिताजी इसलिए बोलते हैं कि यार थोड़ा आगे समझ अपने आप को, सुधर, आगे तरक्की कर, सेविंग कर। और वो नहीं होती है, तो इसलिए मांगते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है, वरना डालते तो पैसे हैं। मैं उड़ा देता हूँ, वो डाल देते हैं, फिर मैं उड़ा देता हूँ, फिर वो डाल देते हैं। पहले मैं घपला करता था पता है, घर की घर में ही। जिसमें आया था यहाँ पे तो अब जैसे ऑनलाइन ऑर्डर का गांव में इतना कहाँ पता होता है लोगों को। तो पिताजी मुझे कह रहे एक मोबाइल ऑर्डर करना है, मैं बिल्कुल कर देंगे। उसमें कार्ड डिस्काउंट वगैरह भी मिलते हैं। अभी 2 3 साल पहले अभी भी पिताजी मुझसे ऑर्डर करवाते हैं, तो कार्ड डिस्काउंट वगैरह तो सब मेरे हैं ही। उसके अलावा मैं 2,000 रुपये एक्स्ट्रा बोलता हूँ। अभी भी मुझे मज़ा आता है, पता नहीं घर में कपड़े करने में ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे अभी दीदी ने टैबलेट मंगवाना है यार मुझे, मैं ठीक है। टैबलेट था 23,000 का, 23,000 ओनली। मैंने 30,000 डाल दो, बढ़िया टैबलेट आएगा, कवर ववर सब लगवा दूंगा। फिर ऐसे डाल तो तू भी करता है क्या कपड़े, हंस रहा है बैठा बैठा। तो ऐसे में 7,000 रुपये खा गया, पता भी नहीं चलने दिया। फिर 2 3 महीने बाद उसको भनक लगी, बिल बिल हाथ पड़ गया डब्बे में से कि 23,000 रुपये का बिल। ये क्या हुआ, आता है ना उसके साथ में बिल आता है, वो डब्बे वब्बे में से हाथ पड़ गया, ये क्या है। मैंने 23,000 के आया था, 7,000 के तो कवर और टेम्पर है। ठीक है, तो मैं ऐसे अच्छा लगता है थोड़ा सा। सारे कमा रहे हैं मेरे घर में, सारे गवर्नमेंट जॉब में हैं, दीदी वगैरह वो सब जी अजी वगैरह। मैं ही एक नालायक हूँ जो लग ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं एग्ज़ाम देता हूँ, खूब एग्ज़ाम देता हूँ। फिजिक्स की कोई एग्ज़ाम आती है निकल जाते हैं, मतलब क्या है उसमें। कोई एग्ज़ाम दूसरी आती है उनमें निकल जाते हैं, अच्छा नहीं है वो। सारे प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम से गेट वगैरह हुआ, इनमें अच्छी रैंक आ जाती है, लेकिन जब गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की बारी आती है, पता नहीं कहाँ से एक जीके नाम का कीड़ा आता है। और पता है इंजीनियरिंग के एग्जाम में सबसे बड़ा दिक्कत है, मार्जिनल गैप बहुत कम है सिलेक्शन के लिए। अगर 120 मार्क्स का पेपर है तो तुम्हें 110 मार्क्स चाहिए, इतना कंपटीशन है इंजीनियरिंग एग्जाम्स में। जबकि और एग्जाम्स में जैसे कल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया, 450 का पेपर था, 222 नंबर पे सेलेक्ट हुए थे, और 236 पे हुए थे, जनरल कट ऑफ गई थी, ठीक है ना। अब 236 और 450 के बीच में लगभग मार्जिनल गैप 50% है। नहीं, भारी पढ़ना नहीं होता है ये, फर्स्ट ग्रेड वाले मैं बोल रहा हूँ, एक बार इंजीनियरिंग का पेपर का एक क्वेश्चन सॉल्व कर दें, ये भारी वो नहीं देखा जाता है। टफनेस हर एग्जाम की अपने लिए एक मायने रखती है, तैयारी उसी हिसाब से होती है। लेकिन एक मार्जिनल गैप देखो तुम, के आदमी छोड़े क्या और करे क्या, ठीक है ना। ये हकीकत है, सच बता रहा हूँ। जैसे 100 का पेपर आता है हमारा, 85 मार्क्स का टेक्निकल आता है, 80 मार्क्स का वो 5 नंबर की मैथ रीजनिंग जो भी है, 15 नंबर की आती है जीके। अब दिक्कत आती है मेरे यहाँ, कट ऑफ जाती है इसकी 92 93, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमने 85, मेरे 85 सही हुए भी हैं एक एग्जाम में, पूरे कंप्लीट 85 सही। पर दिक्कत आती है यहाँ कि तुम्हें सिलेक्शन के लिए 7 से 8 जीके में करने ही होंगे। मैं करके आता हूँ 15 पूरे, क्योंकि मुझे आते हैं। जो क्वेश्चन में सुना सुना लगता है ना, उसको मैं छोड़ता हूँ कि इसमें कंफ्यूजन है यार, ये हो सकता है नहीं हो सकता। और जो नहीं सुना बिल्कुल भी, उसमें तो मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ तुक्का मारता हूँ,
कि सीधा एक, मैं ऐसे नहीं पढ़ता चारों, एक ही ऑप्शन पढ़ूंगा कि कंफ्यूजन नहीं हो, कोई भी एक ऑप्शन हाथ पड़ गया वही टिक लगाया जाएगा। तो फिर मेरी 85 के ये भी रह जाते हैं 82 क्योंकि ये ले बैठते हैं। तो वैसे गलत करने से गलती होती है, तो जीके पे विशेष ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि कंपटीशन आज के टाइम पे सिर्फ जीके का है। ठीक है, साइंस के स्टूडेंट अगर कहीं बैठ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबको आती है। यही नीट की हालत है कि नीट में अगर तुम बैठ रहे हो तो नीट में तुम्हारे केमिस्ट्री बायो सबको बायो तो सबको ही आती है। अगर कोई नीट के एग्जाम के लिए बैठ रहा है तो बायो तो उनको रटी पड़ी है, केमिस्ट्री स्कोर करवा देती है, सिलेक्शन करवाती है फिजिक्स, यस और नो। तो वो सब्जेक्ट चुनो जो कॉमन नहीं है लोगों में, ठीक है ना। अब जैसे जीके है, जीके के लिए अब तक तुमने पढ़ी नहीं थी, अब पढ़ने लगे हो, तो जीके को अच्छे से बना के रखना अगर सिलेक्शन चाहिए तो। मैं अपनी सिलेक्शन से कोसों दूर भाग जाता हूँ जीके की वजह से, ठीक है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जीके पे अच्छा फोकस रखना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जब हाँ लेवल स्टैंड एग्जाम में बैठेंगे सबकी ही अच्छी होगी, ठीक है ना। अब तो ये मत बोलना सर हमारी